वर्ष 1947 यानी गुलामी से मुक्ति का साल, आजादी का साल। पर यह वही साल था जब इंसानियत की सबसे बड़ी हत्या हुई थी। लाशें बिछ गई थी, लाखों लोग मारे गए, हजारों औरतों का सामूहिक बलात्कार हुआ, गांव के गांव जला दिए गए। भूखंड की यह पावन धारा रक्त से रंजित हो गई। एक तरफ जश्न आजादी का जुनून था तो दूसरी ओर थी मजलूमों की चीख। और यह सभी कुछ हुआ नक्शे पर खींची गई एक लकीर की वजह से। क्या आपने कभी सोचा उस नक्शे के पीछे कौन था? किसने खींची थी यह लकीर? वह कौन था जिसने सदियों का साथ पल भर में तोड़ दिया, भाइयों के रिश्ते को दुश्मनी में बदल दिया? कौन था वो जिसकी वजह से इंसानियत के पुल ऐसे दरके कि दरकते ही जा रहे हैं, खाई चौड़ी होती जा रही है? आज हम आपको बताएंगे भारत के बंटवारे की वो कहानी जो हमसे छिपा लिया गया। आज हम बताएंगे उस अंग्रेज अधिकारी के बारे में जो पर्दे के पीछे बैठकर लाखों लोगों के मौत की पटकथा लिख गया। उस अंग्रेज अधिकारी का नाम था सर सिरिल रेडक्लिफ। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि यह रेडक्लिफ कौन था? यह भारत को कितना जानता था? क्या सच में सिर्फ 5 हफ्तों में इस धरती के सीने पर इतनी गहरी दरार डालना क्या उसकी मजबूरी थी, या यह एक साजिश रही होगी? ऐसे और भी कई सवाल जिसका जवाब आपको आगे मिलने वाला है। आप अंत तक वीडियो के साथ बने रहिए क्योंकि यह जानकारी बहुत ही रोचक और दिलचस्प होने वाली है। आप देख रहे हैं केकेएन लाइव। नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा। केकेएन लाइव के खबरों की खबर और लीक से हटकर खबर के सेगमेंट में आपका स्वागत है। वह तारीख थी 15 अगस्त 1947। आधी रात बीतने को थी। टिक टिक करते हुए घड़ी की सुई जैसे ही रात के 12 बजने का संकेत देती है, भारत आजाद हो गया। सदियों की गुलामी खत्म हो गई। फिजा में रौनक थी, जश्न आजादी का आगाज था, लेकिन यह आजादी खून से रंगी हुई थी। पंजाब और बंगाल की धरती इंसानी लाशों के बोझ से दब रही थी। करीब 10 लाख लोग मारे गए, 75,000 से ज्यादा महिलाओं का बलात्कार हुआ और कई करोड़ लोग बेघर हो गए। आग की लपटों में धू धू कर जलता आसियाना, दंगाइयों की खौफनाक ललकार और चीखते चिल्लाते लोगों की पुकार सुनने वाला उस वक्त कोई नहीं था। रेलगाड़ियां लाशें ढो रही थी, कत्लो गारत ऐसी कि जान बचाकर भागते लोगों को भी खदेड़ खदेड़ कर बेरहमी से मारा जाने लगा था। यह सभी कुछ सिर्फ इसलिए हो रहा था क्योंकि नक्शे पर एक लकीर खींच दी गई थी, एक ऐसी लकीर जिसने पल भर में ही अपनों को बेगाना बना दिया। उन दिनों इसको रेडक्लिफ लाइन कहा जाता था, जो बाद में भारत और पाकिस्तान का सीमा रेखा बन गया। इस कहानी का असली विलेन है एक ब्रिटिश अफसर, सर सिरिल रेडक्लिफ। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के आजादी से मात्र 5 हफ्ता पहले ही रेडक्लिफ भारत आया था। जी हां, मात्र 5 हफ्ता पहले, यानी 8 जुलाई 1947 को ब्रिटिश सरकार ने रेडक्लिफ को भारत भेजा और मात्र 40 रोज के प्रवास के दौरान ही रेडक्लिफ ने भारत का विभाजन कर दिया, जैसे कोई बच्चों का खेल रहा हो। सोचिए, इतना मुश्किल काम और समय सिर्फ 5 हफ्ता या इससे भी कम। ताज्जुब की बात है कि रेडक्लिफ पहली बार भारत आ रहा था। मतलब रेडक्लिफ भारत को पहले से नहीं जानता था। समझने वाली बात यह है कि रेडक्लिफ को भारत के भूगोल की पहले से कोई जानकारी नहीं थी। रेडक्लिफ भारत के इतिहास से पूरी तरीके से अनजान था। बावजूद इसके भारत के विभाजन का मुश्किल काम रेडक्लिफ को दे दिया गया। इस काम को मात्र 40 दिन में पूरा कर लेना था। सोचिए, उन 40 रोज में क्या क्या हुआ होगा। गौर करने वाली बात यह है कि रेडक्लिफ वास्तव में कानून का जानकार था, भूगोल का नहीं। दरअसल रेडक्लिफ ब्रिटिश सरकार के लिए वकालत करता था। रेडक्लिफ को सिर्फ इसलिए चुना गया क्योंकि वो न्यूट्रल था, ऐसा ब्रिटिश हुकूमत का मानना था। ब्रिटिश हुकूमत के मुताबिक रेडक्लिफ एक ऐसा व्यक्ति था जिसको भारत के बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं थी। जानकारी नहीं होने को ही ब्रिटिश हुकूमत ने न्यूट्रल होना मान लिया
और रेड क्लिफ को भारत के बंटवारे का संवेदनशील काम दे दिया गया। उस दौर के हालात को देखते हुए किसी ने भी इस पर कोई सवाल नहीं पूछा, लेकिन आज यह सवाल एक बार फिर उठने लगा है। क्या किसी अनजान व्यक्ति को यह हक था कि वह लाखों लोगों की किस्मत का फैसला पल भर में कर दे? खैर, भारत पहुंचते ही रेड क्लिफ ने दो कमेटी का गठन किया, पंजाब बाउंड्री कमेटी और बंगाल बाउंड्री कमेटी। दोनों कमेटी में आधे आधे हिंदू और आधे आधे मुसलमान शामिल थे। बावजूद इसके कोई भी फैसला सहमति से नहीं हो रहा था। हर बात पर हिंदू और मुसलमान अड़ जाते थे। रेड क्लिफ को जनसंख्या, धर्म, प्रशासन और इंफ्रास्ट्रक्चर के संतुलन को देखते हुए ही सीमा खींचनी थी। समझने वाली बात यह है कि रेड क्लिफ स्वयं इन विषयों से अनजान था। नतीजा आनन फानन में जैसे तैसे निर्णय लिए जाने लगे, कुछ निर्णय दबाव में तो कुछ भूलवश। पर बंटवारे का काम तेजी से आगे बढ़ने लगा था। कोई किसी की सुन नहीं रहा था, सब जल्दी में थे। गर्मी का समय था, दिल्ली के बाहर चिलचिलाती धूप निकल रही थी, इधर बंद कमरे में भी तापमान चरम पर था। इसी माहौल में वह 40 रोज कैसे बीत गया, क्या हुआ या कब हुआ, किसी को भी इसकी संपूर्ण जानकारी नहीं थी। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। हालांकि रेड क्लिफ अपना काम पूरा कर चुका था। पंजाब और बंगाल दोनों का बंटवारा हो चुका था। ताज्जुब की बात यह है कि रेड क्लिफ के पास उस वक्त एग्जैक्ट नक्शा तक नहीं था, जनगणना के अधिकृत आंकड़े नहीं थे। बावजूद इसके रेड क्लिफ धराधर लकीर खींचते जा रहा था। कई गांव, कई जिले ऐसे बांट दिए गए कि वहां मौजूद रेलवे स्टेशन, नदी और सड़कें बीच से कट गई। मतलब आधा रेलवे स्टेशन भारत को मिला और आधा पाकिस्तान को। लोग सुबह उठते तो पता चलता है कि उनका गांव अब दूसरे देश का हिस्सा बन चुका है। सोचिए क्या माहौल रही होगी। लड़ाई झगड़ा और अफरा तफरी के इसी माहौल में रेड क्लिफ ने 12 अगस्त 1947 को बंटवारे का नक्शा तैयार कर लिया। सिर्फ तैयार नहीं किया बल्कि सबमिट भी कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने इसी नक्शे को आजादी के 2 दिन बाद यानी 17 अगस्त को आधिकारिक तौर पर जारी करके हिंदुस्तान के बंटवारे पर अपनी अंतिम मुहर लगा दी। इसी नक्शे के आधार पर भारत को तोड़कर एक नए देश यानी पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण कर दिया गया, जो आज भी है। सोचिए, नक्शा जारी होते ही पंजाब और बंगाल में नरसंहार शुरू हो गया। धर्म के नाम पर कत्लेआम होने लगा। लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। महिलाओं की अस्मत रेजी शुरू हो गई, मानो वह कोई वस्तु हो। दिल्ली में बैठा रेड क्लिफ यह सभी कुछ होते हुए देख रहा था। हालांकि वो आजादी के तीसरे रोज यानी 18 अगस्त को अपने देश ब्रिटेन लौट गया, अपने काम में लग गया। रेड क्लिफ के लिए यह महज एक काम था जिसको उसने 40 रोज में पूरा करके अपने देश लौट गया। वहां फिर से अपने काम में यानी वकालत में वह लग गया, जबकि भारत आज भी इस रेड क्लिफ लाइन से झुलस रहा है। सवाल है कि रेड क्लिफ को उन दिनों किसी ने रोका क्यों नहीं? रेड क्लिफ भारत में सिर्फ 5 हफ्ते रहा। काम पूरा होते ही वह चुपचाप इंग्लैंड लौट गया। हालांकि इंग्लैंड पहुंचकर उसने कहा था कि यदि मुझे पता होता कि इतने लोग मारे जाएंगे तो मैं यह काम कभी नहीं करता। कहते हैं कि बाद में रेड क्लिफ ने भारत से जुड़ी अपनी सभी नोटबुक को जला दिया, ताकि किसी को बाद में यह मालूम नहीं चले कि उन दिनों भारत में क्या क्या हुआ था। भारत के बंटवारे का नक्शा वास्तव में कैसे बना था, यह सब बात किसी को कभी मालूम नहीं चले, इसलिए रेड क्लिफ ने अपने सभी नोट जला दिए। आज भी यह सवाल अनुत्तरित है कि क्या यह सिर्फ जल्दीबाजी में दिया गया एक फैसला था या ब्रिटिश साम्राज्य की आखिरी चाल, जिसे भारत और पाकिस्तान हमेशा के लिए दुश्मन बन गया। रेड क्लिफ चला गया, पर उसकी खींची हुई लकीर आज भी खून बहा रहा है। अंत में सिर्फ इतना कि एक अनजान अंग्रेज और तनाव के वह 40 रोज, एक नक्शा और लाखों की मौत। इतिहास गवाह है, जब कलम की स्याही स्याह हो जाती है तो धरा खून से सन जाती है।
रेड क्लिफ लाइन इसका सबसे ज्वलंत मिसाल है। उम्मीद है यह रिपोर्ट आपको अच्छी लगी हो। नमस्कार।